ओके, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, कल पेपर है आपका, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन थोड़ा बहुत कर लेंगे, फिर बाकी आप फिर खुद से फॉर्मूला रिवीजन और कर लेना। बाकी मैं यहाँ पे इंक्लूड भी किया है आज कुछ फॉर्मूला रिवीजन वगैरह भी, ठीक है। तो एक बार बस शॉर्ट रिकैप करके जल्दी क्लास खत्म कर देंगे। आज थोड़ा मेरा थ्रोट में भी प्रॉब्लम है। आपके जो भी अगर डाउट हो टेस्ट से रिलेटेड, आप वो पूछ सकते हो, सारे क्लियर कर सकते हो। आपका सिलेबस अगर ध्यान दोगे तो 11th के ये 3 टॉपिक आ रहे हैं, 12th के सारे टॉपिक आ रहे हैं। देखो, मेजर टेस्ट जनरली लेवल टफ ही होता है, तो मैथ्स का पेपर भी अगर हो सकता है टफ अगर आए, तो आपको घबराना नहीं है, प्रॉपरली पेपर को अटेम्प्ट करने। हमेशा एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जेई का पेपर है, कोई भी पेपर है, अगर पेपर का लेवल टफ आता है तो पेशेंसली उस पेपर को प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है, क्योंकि टफ अगर आएगा तो सबके लिए टफ है और ओवरऑल मार्किंग काउंट होता है। तो अगर मान लो टफ पेपर में अगर आप 7 क्वेश्चन भी सही करके आते हो तो आपको बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है। तो उसी पेपर में अगर मान लो टफ है, अगर आप 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मैक्सिमम अच्छे से कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो आपको घबराना नहीं इन सब चीजों में, इसलिए क्वेश्चन का सिलेक्शन प्रॉपरली करना, देख लेना कौन कौन से इजी क्वेश्चन है, कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ऐसे जो आपको जिसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, जो आप डायरेक्टली कर सकते हो। हमेशा पहले उन क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, उनको अटेम्प्ट करना, ताकि एटलीस्ट आप 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे 5-7 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर लो जो आपसे डायरेक्टली हो जाए। क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब एक एक करके सारे टॉपिक का फॉर्मूला डिस्कशन में कर देता हूँ। थ्योरी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ताकि अभी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप एक बार रिकैप वापस कर लेना। तो मैं बस जस्ट रिकैप करा रहा हूँ आपको। सबसे पहले कोनिक सेक्शन का देखेंगे अगर, तो कोनिक सेक्शन में क्या होता था, हमारे पास एक पॉइंट होता था, उस पॉइंट का एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो होता था उसको हम बोलते थे एसेंट्रिसिटी। फिक्स लाइन का नाम दिया जाता था डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स पॉइंट को बोलते थे फोकस। फिक्स पॉइंट ये जो पॉइंट है ये मूविंग पॉइंट है। अब ये पॉइंट, ये जो रेशियो है PS अपॉन PM, एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। अब इस E की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि हमें किस टाइप का कोनिक मिल रहा है। अगर E मान लो मैंने 1 रख दिया, E की वैल्यू मैंने 1 रख दी, मतलब PS इक्वल टू PM कर दिया, और सारे ऐसे सारे पॉइंट को प्लॉट कर दिया। इन सारे पॉइंट को प्लॉट करने के बाद जब मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे शेप मिलेगा, वो क्या मिलेगा, पैराबोला। पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 होती है। E की वैल्यू मानो मैंने कोई 1 से छोटी कोई वैल्यू ले ली, 1/2, 0.5, 0.6, 0.7, इस तरह की वैल्यू ली। वापिस से मैंने सारे ऐसे पॉइंट को कलेक्ट किया और जो शेप मिला वो मुझे मिलेगा एलिप्स। E मान लो मैंने कोई ग्रेटर देन 1 ले लिया, 1.2, 1.3 या 2, 3 कुछ भी, और फिर वापस प्लॉट किया तो जो शेप मिला वो मुझे क्या मिला, हाइपरबोला। तो हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होती है, एलिप्स के लिए 1 से कम, पैराबोला के लिए 1 के बराबर। ये सबको पता है ना? यस सर। सर ठीक। जनरल सेकेंड डिग्री कर्व अगर आता है, वो जो भी जनरल सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन होती है वो सारे कोनिक को रिप्रेजेंट करती है। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला या सर्कल कोई भी हो, उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो सेकेंड डिग्री कर्व होता है। मतलब उसकी इक्वेशन में x स्क्वायर का टर्म, y का टर्म, x का टर्म, y का टर्म, एक्स वाई का टर्म और कांस्टेंट टर्म, ये अलग अलग तरह के टर्म्स आ सकते हैं। और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसको पता करने के लिए आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा। डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है जिसके डायगोनल वाले एलिमेंट क्या होते हैं, ABC, ये HGF। ये डेल्टा की वैल्यू अगर मान लो 0 है तो वो इक्वेशन 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। डेल्टा अगर नॉन जीरो है, डेल्टा अगर नॉन जीरो है, उसके बाद फिर आपको h स्क्वायर माइनस AB निकालना होगा। h स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो हाइपरबोला, 0 है तो पैराबोला, और नेगेटिव है तो इलिप्स। h स्क्वायर माइनस AB का जो वैल्यू है, ये अगर 0 है तो पैराबोला, नेगेटिव है तो इलिप्स, पॉजिटिव है तो हाइपरबोला। और सर्कल की कंडीशन क्या होती है, याद करो। सर्कल के केस में क्या होता है, अगर ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करे, सर्कल की इक्वेशन क्या होती थी, जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना, सर्कल के केस में। और सर्कल में एक्स वाई का टर्म नहीं आता, तो एच आपका क्या होगा, 0 के बराबर। तो सर्कल की कंडीशन भी ध्यान। सर्कल में सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो वहां पे आपने ध्यान दिया होगा तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। वहां पे एक्स वाई का टर्म नहीं आता है तो
एक्स वाई का जो कोफिशिएंट h वो 0 के बराबर होगा, तो सर्कल की कंडीशन क्या हो जाएगी, a इक्वल टू b एंड h इक्वल टू 0। क्लियर है? Yes, sir. ओके। फिर आपका आता है पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है, और फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a, 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x बराबर -a। और पॉइंट जो P है उसका कोऑर्डिनेट होता है 80 स्क्वायर, 280। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 80 स्क्वायर, 280। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a। ठीक है, ये सबको बेसिक फंडामेंटल पता है ना? Yes, sir. ठीक है। लिप्स की इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर x स्क्वायर के नीचे वाला टर्म ज्यादा है तो मेजर एक्सिस x एक्सिस होगी, y स्क्वायर के नीचे वाला टर्म ज्यादा है तो मेजर एक्सिस y एक्सिस होगी। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद रखना, 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x बराबर -a बाय e प्लस a बाय e। फोकस का कोऑर्डिनेट होता है a, 0। फोकस का कोऑर्डिनेट a, 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन a बाय e। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला 2b स्क्वायर बाय a। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लो ऐसा इलिप्स आता है, एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1, तो ए स्क्वायर की जगह 9 आ जाएगा, बी स्क्वायर की जगह 4 आ जाएगा। ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे, फिर ई निकाल लेना। ई का फॉर्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वहां से ई आ जाएगा। ई निकल जाएगा तो फोकस का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, ए 0, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, एक्स बराबर ए बाई। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, याद आ रहा है? यस सर। ठीक है, ये प्रैक्टिस को Yes, एक बार कर sir. लेना, लिख रखे हैं अभी, क्लास के बाद एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना। मान लो कभी मिक्स फॉर्मेट में दे दिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। जैसे पहले एक्स स्क्वायर में से 9, यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया, ये परफेक्ट स्क्वायर बना के देखो किस फॉर्मेट में लेके आ गए अपन। परफेक्ट स्क्वायर बनाया और इस फॉर्मेट में लेके आना, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करके इस फॉर्मेट में लेके आना। फिर यहाँ से वापस a स्क्वायर 4 के बराबर, b स्क्वायर 9 के बराबर। b स्क्वायर ज्यादा मतलब मेजर एक्सिस कौन सी होगी, y एक्सिस। तो वहां पे एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। स्मॉलर वैल्यू अपन ग्रेटर वैल्यू। पहले फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो y है तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो छोटी वैल्यू अपॉन ग्रेटर वैल्यू याद रख, ताकि ये वैल्यू 1 से कम है। तो 1 माइनस 4/9। तो मैं तो कभी कभी इक्वेशन आपको अगर इस फॉर्मेट में भी देंगे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के कॉमन ओमन लेके एलएचएस आरएचएस में 1 बना के इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कि ये भी स्टैंडर्ड इलिप्स है, बस इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, सेंटर इसका क्या आ गया 1,2। सेंटर कहां पे शिफ्ट हो गया, 1,2। जो स्टैंडर्ड इलिप्स होता है उसका सेंटर कहां पे होता है, ओरिजिन पे। अगर सेंटर h, k पे शिफ्ट होता है, इक्वेशन फिर इस फॉर्मेट की होती है, x माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। फिर ये होता है हाइपरबोला। हाइपरबोला में क्या होता है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर x का एक्सिस का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मेजर एक्सिस x एक्सिस होगी, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मेजर एक्सिस y एक्सिस होगी। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं, और इलिप्स में में क्या देखते हैं, जो वैल्यू ज्यादा है, एक्स स्क्वायर के नीचे अगर वैल्यू ज्यादा है तो एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो वो मेजर एक्सिस होगी। फॉर्मूले सारे सेम ही रहते हैं, बस यहाँ उस इलिप्स के जो फॉर्मूले हैं उसमें जहां जहां पे भी बी स्क्वायर आया उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. ओके। देखो ये हाइपरबोला एक ये वाला है, और ये वाला इसका क्या होता है कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला। जो y एक्सिस पे होता है ये होता है एक हाइपरबोला, और ये इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट। मान लो इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी E1 है, इसकी मान लो E2 है, तो इन दोनों में भी एक रिलेशन होता है, 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रिलेशन भी याद रखना। मान लो हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी में क्या रिलेशन है, 1/E1 स्क्वायर प्लस 1/E2 स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है? यस सर। फिर सर्कल का Yes, sir. आपको सेंटर x1 y1 है, रेडियस r है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल हो जाएगी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये सेंटर रेडियस फॉर्म है। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सेंटर का कोऑर्डिनेट -g, -f।
रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये पता होना चाहिए, पता है ये सेंटर का कोऑर्डिनेट जनरल सेकंड यस डिग्री सर। माइनस जी कॉमा माइनस एफ होती है सेंटर का कोऑर्डिनेट, और रेडियस की इक्वेशन क्या होती है, रेडियस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, और सर्कल की कंडीशन अभी मैंने बताई थी आप। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई वाई इक्वल टू, मतलब सेंटर अगर निकालना है तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ। जी मतलब जो x का कोफिशिएंट है वो 2g के बराबर होता है, y का कोफिशिएंट 2f के बराबर होता है। तो x के कोफिशिएंट को 2g से इक्वेट कर देना, y के कोफिशिएंट को 2f से इक्वेट कर देना, g आ जाएगा, f आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म c होता है। सेंटर का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, माइनस जी माइनस एफ, तो यहाँ अप्लाई करोगे तो 4 कॉमा माइनस 5/2 आ जाएगा, और रेडियस निकाल लोगे। हाँ है ना? एक बार देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सर्कल की सेंटर रेडियस निकालने का ये तरीका। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्थोगोनल सर्कल। ऑर्थोगोनल कर्व या ऑर्थोगोनल, आप जब भी वर्ड देखते हो इसका मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर। तो अगर दो सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा ये है। अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, तो इनमें आपस में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन? ट्वाइस ऑफ g1 g2 प्लस ट्वाइस ऑफ f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। क्लियर है? अगर दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं तो उनमें आपस में रिलेशन क्या होता है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। याद रख लोगे? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और होता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। दो सर्कल दे देते हैं और पूछते हैं इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। तो लॉजिकली बताओ, जैसे मान लो एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, आप बताओ दोनों में मैं कितनी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, नंबर ऑफ। जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक बीच में। बीच में। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी आ गई? 3 आ गई। Yes, तीन। sir. अगर मान लो दोनों सर्कल दूर दूर हुए तो कितनी होगी? 2. दो। नहीं, 4 होगी। देखो, दो बाहर से और दो अंदर से भी निकलेगी, इंटरनल। क्लियर? बोलो। Yes, sir. आपके पास यस सर। अच्छा, अब क्वेश्चन में आपको डायग्राम नहीं देंगे, क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशन देंगे सर्कल के, और आपको पहचानना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। तो सर्कल की आपको दो इक्वेशन दे देंगे, तो दोनों सर्कल का आप क्या करना, सबसे पहले सेंटर पता कर लेना। दोनों सर्कल के सेंटर पता कर सकते हो? Yes, है sir. ना? सेंटर का फॉर्मूला पता ही है, माइनस जी कॉमा माइनस है, और उन दोनों सेंटर के बीच की दूरी निकाल लेना, c1 c2। एक काम आपको क्या करना है, दो सर्कल की इक्वेशन आपको देंगे, दोनों का सेंटर पता करके उन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेना। स्टेप 2, दोनों की रेडियस पता कर लेना। दोनों सर्कल की क्या पता कर लेना? रेडियस। आ रही बात समझ में? Yes. Yes, अब sir. कौन सा तरह का सर्कल होगा? देखो, 4 कंडीशन होती है, या तो सर्कल ऐसे होंगे, या तो दूर दूर होंगे, या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, हो सकता है इंटरनली टच करें, हो सकता है अंदर से, इस तरह के। तो 4 तरह के सर्कल हो सकते हैं। सब में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट अलग अलग होगी। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी? सिर्फ 1। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी? 0। अब कौन सा सर्कल होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि c1 c2 की वैल्यू और r1 r2 की वैल्यू क्या है। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे मान लो सेंटर, सर्कल 1 का सेंटर, यहाँ पे सर्कल 2 का सेंटर, ये सर्कल 1 की रेडियस, ये सर्कल 2 की रेडियस। तो यहाँ पे क्या रिलेशन आएगा? सेंटर के बीच की दूरी सर्कल के रेडियस के सम के बराबर होगी यहाँ पे, इस वाले केस में, है ना? Yes, sir. तो अगर दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम के बराबर है, मतलब ये वाला सर्कल, ये वाले दो सर्कल होंगे, और इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी? 3। 3. यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे सेंटर की दूरी ज्यादा है, तो c1 c2 का डिस्टेंस r1 और r2 के सम से क्या होगा? ज्यादा होगा। Yes, sir. दोनों सेंटर के बीच की दूरी r1 r2 के सम से क्या होगा? तो ये रहा r2, ये रहा, तो इनके सम से तो ज्यादा होगी। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी? 4। यहाँ पे c1 c2 का डिस्टेंस क्या होगा? r1 r2 से कम। अगर ये कंडीशन है तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2। क्लियर है? देखो ये सारे सर्कल बना रखे, यहाँ पे देखो सारी दी। फर्स्ट वाला c1 c2 ग्रेटर देन r1 प्लस r2, तो ये सर्कल बनेगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4। c1 c2 r1 प्लस r2 के बराबर होगा तो ये सर्कल बनेगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3।
C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2, तो ये सर्कल बनेंगे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2। C1 C2 R1 माइनस R2 के डिफरेंस के बराबर अगर आ गए तो ये वाला सर्कल बनेगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 1, और C1 C2 R माइनस R2 के डिफरेंस से अगर लेस आ गए तो ये वाला सर्कल बनेगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 0। क्लियर है? तो आपको Yes, दोनों sir. सेंटर के बीच की दूरी और रेडियस के बीच में रिलेशन डेवलप करना पड़ेगा। जो रिलेशन आएगा उसके हिसाब से वो सर्कल बनेगा, उसके हिसाब से नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सब पढ़ लेना है एक बार। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, चलो एक सर्कल ये रहा मान लो, दूसरा सर्कल है मान लो, मान लो दूसरा सर्कल ये रहा। आपको पता करना है कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट बताओ, बताओ कैसे करेंगे, करो। हो गया? पहले वाले सर्कल का सेंटर बताओ, कोऑर्डिनेट। इसका सेंटर क्या है? 2,1. हेलो, हाँ जल्दी जल्दी बताओ, सेंटर क्या है? 2,1। दूसरे वाले का सेंटर क्या है? इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 4 माइनस G, सही है? Yes, sir. Yes, sir. दोनों के बीच की दूरी निकाल लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। √13। अब दोनों की रेडियस पता कर लेते हैं। फर्स्ट वाले की रेडियस कितनी है बोलो? 5 centimeters. इसकी 5 है ना, इतना टाइम लगा रहे हो। सेकंड की रेडियस? सोलह प्लस 4 माइनस प्लस 20 हो जाएगा। √40 आ रहा है ना। तो यहाँ पे बताओ क्या है? सेंटर के बीच की दूरी R1 प्लस R2 से कम है? बोलो कि ज्यादा है? कम है ना। दोनों सेंटर के बीच की दूरी ये है और R1 और R2 का सम ज्यादा है। Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट. Yes, sir. तो नंबर ऑफ कॉमन Yes, टेंजेंट sir. 2. 2. ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन याद है कैसे करते थे? 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल होती थी तो अपन सबसे पहले क्या निकालते थे, डेल्टा. डेल्टा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब डेल्टा की वैल्यू पे डिपेंड करता था. डेल्टा अगर नॉन जीरो तो किस टाइप का सॉल्यूशन, बोलो. ये पता होना चाहिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है जेई का. आप रिवाइज नहीं कर रहे हो कुछ भी, तो अभी तो 12th में पढ़ा है, तो बोर्ड्स में भी है. One solution. डेल्टा नॉन जीरो किस टाइप का सॉल्यूशन, One solution. यूनिक सॉल्यूशन, है ना? और डेल्टा अगर जीरो के बराबर आ जाए फिर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकालोगे, वो भी अगर जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन. ये सब पता होना चाहिए. Finite solution. भूलते जा रहे हो मतलब बहुत गड़बड़ वाली बात है. डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में कोई भी एक अगर नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन. No solution. नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं. क्लियर है? यहाँ पे जैसे मान Yes, लो sir. एक क्वेश्चन ये था, यहाँ पे डेल्टा निकाला तो डेल्टा की वैल्यू आ रही लैम्डा -5 और डेल्टा जेड निकाला तो m-9. तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, ये दोनों के दोनों जीरो के बराबर. नो सॉल्यूशन की कंडीशन लैम्डा बराबर 5 m नॉट इक्वल टू 9, है ना? Yes, sir. क्लियर है? ओके, प्रैक्टिस कर लेना. इसके बाद डिटरमिनेंट में कुछ प्रॉपर्टी होती थी, याद करो. Yes, sir. डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं. क्लियर है? बराबर. Yes, sir. इनवर्स का डिटरमिनेंट होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए. कोई कांस्टेंट के को अगर बाहर निकालना डिटरमिनेंट से तो क्या कैसे बन के बाहर आता है, के की पावर n बन के, याद आ रहा है? Yes, sir. ऑर्डर Yes. के की पावर n बन के बाहर आएगा, याद रखना. Yes, sir. प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट अलग अलग हो जाते हैं. कोई मैट्रिसेस प्रोडक्ट में तो डिटरमिनेंट को आप अलग अलग कर सकते हैं. बाकी इस वेरिएट जो इनकी प्रॉपर्टी थी. कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. No, sir. जैसे क्वेश्चन ये डिटरमिनेंट ऑफ ए मान लो 2 है, बोला फाइंड द डिटरमिनेंट 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज. अब सबसे पहले 4 को बाहर निकालोगे, फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ ए कर दोगे, आंसर आ जाएगा. क्लियर है? Yes, sir. Yes. इंटीग्रेशन में इस तरह के जो क्वेश्चन आते थे, याद करो, जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टाइप के टर्म अगर आते हैं और एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है, तो हम क्या करते थे, न्यूमरेटर को क्या लिखते थे, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, फिर a और b पता करके अलग अलग करते थे. याद आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इस वेराइटी में एक और वेराइटी ऐसी भी आ सकती है कि मान लो e की पावर x और e की पावर माइनस और ऊपर नीचे एक ही जगह, तो वापस से क्या लिखोगे, न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b. a टाइम डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. वैल्यू रखोगे, फिर कोएफिशिएंट को कंपेयर करके a और b पता कर लेना, a और b पता करके वापस यहाँ वैल्यू रखना, फिर अलग अलग करोगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा. मतलब न्यूमरेटर को आपको इस तरह से लिखना है, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. फिर दोनों को डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड करोगे तो इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन क्लास में भी कराया था, याद करना. लिमिट में भी अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते थे. जब भी अननोन वाले क्वेश्चन आए और अलग अलग टर्म हो तो सीरीज एक्सपेंशन का यूज कर सकते हो. ये सेम क्वेश्चन क्लास में कराया था, याद करो, ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है. आपको एबीसी निकालना था और ये कंडीशन गिवन थी, तो सीरीज एक्सपेंशन यूज किया, कांस्टेंट टर्म को अलग किया, एक्स वाले कोएफिशिएंट को अलग किया, एक्स स्क्वायर के टर्म को अलग किया, और एक्स स्क्वायर को जब अलग अलग सबसे डिवाइड कर देंगे, फिर जहाँ पे यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो न्यूमरेटर को भी एक्जैक्टली जीरो होना पड़ेगा, तभी तो आंसर फाइनाइट आएगा. याद आ रहा है? Yes, sir. 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करके एबीसी निकाल लो. एक बार देख लो इसको ध्यान से. कोई डाउट हो तो पूछ लो इस क्वेश्चन. क्लियर है? इसके बाद कंटिन्यूटी वगैरह कैसे चेक करते थे? कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होती थी, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यू है तो उस पॉइंट पे लिमिट की वैल्यू, फंक्शन की Left. वैल्यू
ठीक क्या होनी चाहिए, बराबर, हाँ है ना। या फिर अगर मान लो ब्रेक हो रहा है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, याद है ना। Yes, Yes, sir. sir. फिर आप कंटिन्यूटी sir. निकाल सकते हो। और डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट कौन सा सिखाया था आपको, h टेंड्स टू 0 वाला। Yes, sir. Yes, sir. ए पे मान निकालना f ऑफ x, Minus f of x. Minus f of a. Tan x minus a. क्या था वो तो फिर इस केस में लिमिट x टेंड्स टू a आएगा। ये वाले फॉर्मूले में लिमिट x टेंड्स टू a आता है। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया f डैश x का एक्चुअली। ये फॉर्मूला किसका हो गया, f डैश a का हो गया। यहां से भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर x को a माइनस कर दोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा, x की जगह a प्लस कर दोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर है, Yes, sir. ये भी Yes, फॉर्मूला sir. अप्लाई हो सकता है। fx माइनस एफ ऑफ अपॉन x माइनस है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो x की जगह a माइनस a प्लस, और एक h की टर्म्स में भी लिखवाया था ना। F of x minus f of 1. a माइनस h ऐसा कुछ था, अपॉन माइनस h, याद नहीं आ रहा मेरे को भी, एक बार देख लेना कॉपी में। क्लियर है, बाकी ये फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. बाकी एक चैप्टर कौन सा रहेगा आपका, हाँ ITF में प्रॉपर्टी वगैरह देख लेना और डोमेन रेंज। बाकी ये जो जितना पढ़ा है एटलीस्ट इतना तो रिवाइज कर ही लेना घर पे। क्लियर है, Yes, sir. Yes, Okay, sir. ठीक है। अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कल टेस्ट है आपका, तीनों सब्जेक्ट को आप अच्छे से रिवाइज कर लो प्रॉपर्ली। आज ये मैंने जितना पढ़ा है ये भी एक बार देख लेना, और जितना हो पाए उतना देख लेना। कल पेपर प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना, तीनों सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली टाइम देना, इजी क्वेश्चन को ढंग से पिकअप करना। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है, पेपर टफ भी है तो कोशिश करना इजी क्वेश्चन एटलीस्ट ढंग से करके। मैथ्स में 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितने आपसे बन पाए उतने करके। क्लियर है, Yes, sir. Okay, sir. 10 क्वेश्चन भी अगर आप करते मतलब बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।